जानकारी है। आदरणीय श्री पवन सर जी द्वारा दैनिक योगाहार की चर्चा आज भारत के हर राज्य में है, हर तहसील में है। हर राज्य में योग शिक्षक चीफ गेस्ट जोड़े हैं। इस क्लास में हमने बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और सबसे ज्यादा हमारे किसान भाई इस योग क्लास में हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैविक खेती करने के तरीके के बारे में जानकारी देते हैं। गाय पालन की जानकारी दी और गाय से, गोबर से, गौमूत्र से किस प्रकार से जैविक खाद की तैयार की जाती है उसकी जानकारी हमें मिली। जानकारी हमको मिली। हम अलग अलग राज्यों से योग शिक्षक को, चीफ गेस्ट को जोड़ते हैं और इसके बारे में संबंध में मजबूत होते हैं। इससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं, एक दूसरे से हमारा संपर्क बढ़ा, वो जान पहचान हुई। हमारे चीफ गेस्ट बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं। हमारे एक भाई साहब जुड़े थे अभी चीफ गेस्ट, उन्होंने गोबर पर कम से कम 100 प्रकार के आइटम बनाए। 100 प्रकार के आइटम बनाने की जानकारी। जैसे हमारे एक भाई साहब और जुड़े थे, अनिल जी जागलान, उन्होंने हमको लकड़ी के बहुत सारे बनाने का, घरेलू आइटम बनाए थे। उसमें बहुत सारे आइटम बना के बताए थे वो लकड़ी के। तो इस प्रकार की हमको नई नई जानकारी इस योगाहार कार्यक्रम से प्राप्त। हम भारत के कोने कोने के सारे योग शिक्षक जोड़े, यहाँ से विदेश तक भी हमने योग शिक्षक और अलग अलग हमको इससे जानकारी प्राप्त हुई। इस क्लास से जोड़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, दैनिक व्यवहार क्लास की चर्चा भारत के हर राज्य में है। यहाँ के तक की पूजनीय अपने हमारे गुरुदेव आचार्य जी, श्रद्धेय आचार्य जी और मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय स्वामी परमार देव जी, स्वामी चंद्रदेव जी को भी इस दैनिक योगाहार क्लास के बारे में उन्होंने हमें इस क्लास की बहुत तारीफ की है, दैनिक योगाहार क्लास की। तो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर हरिद्वार और किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश द्वारा संचालित यह क्लास अब अपना 450वां दैनिक योगाहार उत्सव 14 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। तो मैं आदरणीय पवन सर, आदरणीय किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय भाई मुन्नीलाल जी, आदरणीय किशोर दुबे जी, आदरणीय दिनेश सैनवाल जी, रवि आदित्य जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, बहन रंजना जी और भुवनेश्वर राय जी, सभी वरिष्ठ जनों से मेरा है विचार है कि 450 दैनिक योगाहार उत्सव। 500, 500वां है, 500वां। अच्छा, हाँ, 500वां, हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, 500वां दैनिक योगाहार उत्सव अ, या तो हरिद्वार मुख्यालय आदरणीय स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में मनाया जाए या नर्मदापुरम में मनाए तो भी ठीक रहेगा। जैसे आप सभी वरिष्ठ जनों का आदेश उस प्रकार रहेगा। तो आज मुझे बस इतना ही बोलना है। मैं अपनी आज वाणी को विराम देता हूँ। आगे आप आमंत्रित हैं। ओम। आदरणीय मुकेश मालवीय जी, आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। आप इस दैनिक व्यवहार कार्यक्रम के एक ऐसे स्तंभ हैं जो लगातार जो है आपने देश और विदेश से हमारे भाई बहनों को जोड़ा और इस व्यवहार कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। और आपने जैसा कि कहा है कि आपने अपना आज सुझाव दिया है, जो दैनिक व्यवहार कार्यक्रम में सुझाव की बात चल रही थी कि कहाँ मनाया जाए, कैसे क्या क्या करना चाहिए, तो आपने जो सुझाव दिया है कि हरिद्वार में मनाया जाए, तो अभी हरिद्वार की लिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारी कल चर्चा भी हुई है हरिद्वार कि वहाँ पर जो वेलनेस सेंटर और पतंजलि फेस वन में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रम में अभी वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आने वाला समय हमारा पतंजलि फार्मर समृद्धि कार्यक्रम आने वाला है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पतंजलि को अनुमति दे दी गई है और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि सभी को उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा और सभी हरिद्वार पहुंचेंगे। उसके पहले अपना 14 सितंबर आ रहा है, तो 14 सितंबर आने में हम चाहेंगे कि जैसे कल नर्मदापुरम का प्रस्ताव आया था, रामकृष्ण रघुवंशी, शरद वर्मा जी और हमारे प्रदीप वर्मा जी का, और नर्मदापुरम का मैं चाहता भी हूँ, क्योंकि ये नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में पूरा जिला जैविक बनाना है, तो ये कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो वहाँ पर जो 82 एकड़ में पूरी जैविक खेती हो रही है, कम से कम 7500 गाय एक खेत में पाली जा रही हैं, देसी गाय,
और वहाँ मछली पालन हो रहा है, वहाँ मधुमक्खी पालन हो रहा है, वहाँ फलदार पौधों की खेती हो रही है, सब्जियाँ हो रही हैं, अनाज लगाए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्रकल्प वहाँ देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूँ, जैसा कि कल पवन सर ने बोला था कि हमारे धरती के अंदर जलचर माने जल जीव और नभ और आकाश, आकाश, धरती और पाताल माने पानी के सभी जीव जंतुओं का वहाँ संरक्षण किया जा रहा है। तो उसको अपन को देखने का, विजिट करने का अवसर मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आपका सुझाव उत्तम है और आगे भी हमारे सदन में उपस्थित सभी महानुभावों के सुझाव आमंत्रित हैं कि हमको कैसे मनाना चाहिए 500वां, क्या करना चाहिए। सभी बुद्धिजीवी उपस्थित हैं, तो मैं आमंत्रित करूँगा एक एक करके, तब वो सभी अपना सुझाव देने का कष्ट करेंगे। तो मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डी शर्मा जी को, जो हमारे केवी की हिमाचल प्रदेश से हैं और रोज के सदस्य के रूप में, सहयोगी और सहभागी के रूप में अपना योगदान पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं इनके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं और हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ कैसे मिल सके, आप अपना प्रयास करते हैं। इस भाव के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूँ डी शर्मा जी। आपका में भी ठीक रहेगा वैसे, है ना? जी जी चलिए ठीक। जी, आदरणीय शर्मा जी म्यूट है, अभी अनम्यूट नहीं है सर, म्यूट है सर आप। आ रही है बस। जी अब आ रही है। हाँ। स्वागत है सर। सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे आपने समय दिया बोलने का कि मैं कुछ आप इसके बारे में कहूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो आपके कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आपने कहा कि जो 500वां दिन होगा वो एक ऐतिहासिक दिन होगा इस योगाहार कार्यक्रम का। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध रहेगा कि ये जो आप कार्यक्रम करेंगे, इसमें जो है आप सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है किसानों के लिए, तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें सभी की सहभागिता होना बहुत आवश्यक है। तो आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है और किसानों के लिए ये एक उत्प्रेरक कार्यक्रम है। और आज जो इस कार्यक्रम में सभी ने अपने विचार रखे कि ये जो इसकी जो एक उपयोगिता है, कहाँ तक इसके कितने लोगों तक ये पहुंचा है, और इसका जो फायदा है, मेरे ख्याल से चाहे किसान है, चाहे आपके दूसरे लोग हैं, शहरों में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले हैं, तो ये एक बहुत ही एक अद्भुत कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया। मैं तो काफी बात जुड़ा हूँ इस कार्यक्रम में, पर जितने भी मैं कार्यक्रम इसमें अटेंड किए हैं, उससे तो मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैंने कोशिश की है कि यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो किसान हैं, जो इसमें जैविक खेती या आपकी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, उन किसानों का जो अनुभव हो रहा है, और इसमें जो शामिल हुए हैं, अभी कुछ और भी शामिल होने वाले हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का एक चौपाल का क्षेत्र है, मैंने उनसे कल ही बात की है। उन्होंने एक एफपीओ तैयार किया है, अभी रजिस्टर्ड हुआ, पंजीकरण हुआ है, उसका जो वो उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुई है। हमारे विश्वविद्यालय के युवा जो हमारे कुलपति महोदय डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी के कर कमलों द्वारा किया है। तो ये जो एफपीओ है, उसके जो बीओडीज और चेयरमैन है, उनके भी मैं चाहूंगा कि वो उनके भी वक्तव्य किए जाए, उनको भी चीफ गेस्ट शामिल किया जाए इस प्रोग्राम में। मैं उनका जो बायोडाटा है वो आपको भेज दूंगा। और मिस्टर विवेक मेहता जी है, मैंने कल ही उनसे बात की है, और वो एक ऐसा एफपीओ बना है मेरे ख्याल से कि जो हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये पूरा जैविक और नेचुरल फार्मिंग का
पूरा ही उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। और आपके उत्तराखंड जो के क्षेत्र के साथ लगता है ये क्षेत्र है, ये जो आपका चक्राता है उसके साथ लगता क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने पहला अभी अपना कार्यालय खोला है। और वहाँ जो परंपरागत खेती लोग करते हैं, खास करके जो मिलेट्स है, जो मिलेट्स की वहाँ पर बहुत पैदावार होती है, लोग अभी भी जुड़े हैं। हालांकि ये क्षेत्र सारा सेब उत्पादन क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। और वहाँ जो 300 किसानों ने इस एफपीओ में अपनी मेंबरशिप की है। और ये उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाने की योजना बनाई है। मेरे ख्याल से अक्टूबर तक उनका जो एप्पल का जूस है वो उपलब्ध हो जाएगा मार्केट में किस वो कंज्यूमर के लिए। तो ये जो कार्यक्रम आप बोल रहे हैं कि ये नर्मदापुरम में हो, मुझे तो इसका भी पूरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये आपके सभी की जो सहमति से ही ये कार्यक्रम हो और इसमें कोशिश की जाए कि सारे राज्यों के लोग उसमें शामिल हों। और किस तरह से ये हो सकता है, ये ऑनलाइन होगा प्रोग्राम की ऑफलाइन होगा, ये तो आप ही इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हिमाचल में जो एक ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का ये स्वरूप धीरे धीरे लोगों में बढ़ता जा रहा है, और इसमें सरकार जो है बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। खास करके हमारे जो कृषि विभाग है उसका जो आत्मा प्रोजेक्ट है वो पूरे का पूरा काम नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही कर रहे हैं। पूरे जो हमारे जिले के किसान हैं लगभग 1,75,000 किसान जो है इसमें पंजीकृत हो चुका है। और इतने ही किसानों को इसमें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। जो हमारा प्रदेश है इसमें जो आत्मा प्रोजेक्ट के जो जिला मुखिया है वो उसके साथ जो ब्लॉक के एटीएम बीटीएम जो पदाधिकारी है पूरे के पूरे लोग जो है इसमें कृषि विभाग के साथ में विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र के लोग जो है इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ये आप सभी को मुबारकबाद है। मैं साधु आपको प्रणाम करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने सहयोग किया है और जो लोग इसमें बहुत अपना समय लगा रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे लोगों से अनुभव से मेरा संपर्क हुआ है। इस योगा यार के माध्यम से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और हिमाचल के लोग भी इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, जिन जिन लोगों ने अभी इस आहार कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। तो किसान तो हमारे लिए खास करके जो हम पदाधिकारी हैं वो उनकी वजह से हम पदाधिकारी बने हैं, ना कि पदाधिकारी जो है किसानों के लिए बना है। किसान हमारे लिए भगवान है और भगवान के स्वरूप में जब हम किसानों को देखते हैं तो वो सच्चे शब्दों में मैं कहूँ कि ये हमारे लिए साक्षात किसान जो है भगवान के स्वरूप में आया है, क्योंकि अन्नदाता है। इस देश को अगर किसानों की जो उनका जो महत्व है, अगर उस महत्व को समझा जाएगा तभी ये देश आगे चलेगा। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। आप सभी लोग इतने मेहनती हैं, इतने परिश्रम कर रहे हैं। मैं दिनेश सेमवाल से भी कल टेलीफोन से बातचीत कर रहा था। जैसे केरला की वो मैडम जो एक दिन यहाँ शामिल हुई थी, उनको भी चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। और केरला एक ऐसा राज्य है हमारे देश में जहाँ पर पंचायती राज का जो एक असली स्वरूप है वो केरला है। केरला आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में कि सारे जो पंचायतों के जो जितने भी भाग है सारे पंचायतों के अंडर सारे काम करते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी वहाँ के बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। तो मैंने ये पाया है कि जो महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है वो हमारा केरला है।
तो केरला जैसा राज्य मेरे ख्याल से अगर पूरे भारतवर्ष में ये गांव को अगर बदलना है, गांव का स्वरूप बदलना है, तो केरला में एडमिनिस्ट्रेशन चलता है पंचायतों के माध्यम से, उससे ही आपको हमारा जो गांव है वो विकसित होंगे। और यहाँ पर जो सुविधाएं गांव में मिल रही है उसी के हिसाब से जो है, उसी के हिसाब से मैं आजकल देख रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को एक सेब आज यहाँ बहुत ज्यादा विभिन्न मंडियों में जा रहा है। मंडियों में क्यों जा रहा है कि मंडियां जो है आपके गांव गांव में हमारे लिंक रोड बने हैं, वहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी हो रही है। और किसी भी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का जो सेब उत्पादक क्षेत्र है, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते अपने गांव में था, तो अपना सेब जो है मंडियों में भेज रहा था। और यहाँ जो हमारे हिमाचल प्रदेश में कोल्ड स्टोर बने हैं, जैसे अदानी ने 3 कोल्ड स्टोर बनाए हैं, दूसरे बहुत सारे यहाँ पर कोल्ड स्टोर अभी स्थापित हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो एक मार्केट में भी एक बहुत अच्छा कंपटीशन ये कोल्ड स्टोर दे रहे हैं। और यहाँ जो किसान अपना उत्पाद ले जा रहा है, मैंने स्वयं अदानी कोल्ड स्टोर हमारे पास में है, तो मैंने अपना सेब भी वहाँ भेजा था। तो मैंने वहाँ देखा हाई टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ग्रेडिंग पैकिंग की है वहाँ। वहाँ मीडिया भी आया था, मैंने भी अपना स्वयं वहाँ पर साक्षात्कार दिया था एज ए किसान। तो वो जो वहाँ पर कोल्ड स्टोर और वहाँ पर व्यवस्था है वो किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा दे रही है, उनको अच्छे दाम मिल रहे हैं। और एक मार्केट में जो ये एक कंपटीशन चला है कोल्ड स्टोर और दूसरे सिस्टम का, ये भी किसानों के लिए बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। हालांकि उसमें बहुत सारे उनको बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहिए और दाम भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों को जो है उतनी सुविधा मंडियों में नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए थी। तो हमारा जो 20 से 30% सेब है वो बी ग्रेड और सी ग्रेड में जा रहा है। यदि हम एफपीओ के माध्यम से पतंजलि जो हमारा एक बहुत ही अच्छा हिमाचल भारतवर्ष में क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भी मैं अपने स्वामी जी का वक्तव्य सुन रहा था सुबह 4 बजे, तो वो ये कह रहे थे कि सारा किसान जो है, हमारा जो किसान है उनके जो समस्या है और उनके जो उत्पाद है वो पतंजलि के माध्यम से अगर ये जो सेब जो है अगर ये इसके हर जिले में या हमारे प्रदेश में इसका प्रोसेसिंग प्लांट लगे, दूसरे फलों का भी लगे, तो इससे बड़ा कोई भी योगदान इस पतंजलि का इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये हमारा 20 से 30% जो सेब है अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाए और उसका प्रोसेस होके उसके उत्पाद जो है बनाए जाए, तो किसानों को उससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। बाकी जो आगे कार्यक्रम आप लोग ही इसके मैनेजमेंट के हैं, हिमाचल प्रदेश के जो किसान है वो तो सहयोग आपको करेंगे और उसका फायदा आपके इसी उपहार से मिल रहा है। मैं आज इसी के साथ अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ये आज बोलने का मौका दिया। और मैं तो यही चाहूंगा कि किसान ज्यादा से ज्यादा इस योगाहार के माध्यम से जुड़े और अपना फायदा उठाए और अपनी खेती बाड़ी के जो उनके कमियां हैं उन कमियों को पूरा करें। और अपना जो 20 से 25% क्षेत्र है वो जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग में जो भी अपना वो करना चाहे, मैं तो यही कहूँगा। और तभी हमारा जो ये स्वास्थ्य है, लोगों को स्वस्थ भोजन मिले, ये भी आप सभी का यही तो एक इसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया और आपके भाव किसानों के प्रति इतने स्नेह प्रेम रखते हैं आप, और लगातार किसानों के हित में आप अपना समय दे रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं।
आप अपने कर्तव्य, आप अपने ड्यूटी समय के अलावा भी आप किसानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इस दैनिक उपहार कार्यक्रम में लगातार आपका जुड़ना यह सिद्ध करता है कि आप किसानों से अथाह प्रेम करते हैं। जैसा आपने कहा, किसान हमारे भगवान हैं, तो आपके उज्जवल भविष्य की हम सब किसान भाई कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे सरकार में, हमारे समाज में ऐसे ही अधिकारी अगर कृषि विभाग में आ जाए आप जैसे, तो हम किसानों का कल्याण हो जाएगा। जैसा कि उसका नाम है किसान कल्याण विभाग, कृषक कल्याण विभाग। तो आपको मैं पुनः प्रणाम करता हूं और आगे मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय इंजीनियर टोली चंद जी को कि वो आए और हम सबका आज इस देने के घर कार्यक्रम में 500वां जो उत्सव मना रहे हैं, उसको कैसे कुछ मन में आपके विचार हों कि कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सादर आमंत्रित हैं आदरणीय इंजीनियर टोली चंद जी। नमस्कार सभी को। ओम। धन्यवाद निंगाल जी, आपने मुझे आह्वान किया 2 शब्द बोलने के लिए। कल के ही पेपर में मैंने पढ़ा है 1,64,033 लोगों ने 2021 में सुसाइड किए हैं, आत्महत्या किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर 1 पे हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 22,207 सुसाइड किए हैं। सेकंड नंबर तमिलनाडु का है और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में भी 14,000 कुछ सुसाइड हुए हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का अहवाल है, ये पेपर में दिया हुआ है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश रहते हुए भी यहाँ का मैक्सिमम जो है तो हमारे यहाँ किसान सुसाइड करता है। हमारे यहाँ देखें तो स्पेशली हमारा विदर्भ जो है, विदर्भ के कुछ जिलों में बहुत ज्यादा, स्पेशली यवतमाल जिले में बहुत ज्यादा केसेस हुई है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर में हम इस कार्यक्रम के मार्फत डेली तो हम चर्चा करते जरूर है और दिन ब दिन उसमें कुछ सुधारना हो रही है। इसके बावजूद भी यह जो है थम नहीं रहा, तो इसके लिए भी कुछ ठोस कार्यक्रम होना चाहिए। और स्पेशली जो छोटे किसान है, जिनको पानी की सुविधा नहीं है, ऊपर के पानी के ऊपर में जिनकी खेती है, उनके वास्ते कुछ जो है कम टाइम में निकलने वाले जो उत्पादन है, इस प्रकार की फसलें जो है, इस प्रकार उन्होंने लेना चाहिए। इस बाबत में मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से अगर हमारे इस कार्यक्रम के मार्फत भी अगर ऐसे कार्यक्रमों में, अभी जैसा अपना 500 दिन का जो कार्यक्रम अपन समारोह मना रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय इंजीनियर टोलीचंद जी। आपने किसानों की जो 1,64,000 किसानों ने भारत में सुसाइड की है, आपने बताया, और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, और आपने कहा कम समय की खेती के लिए भी किसान, ये हमारे हमारे आदरणीय सभी वैज्ञानिक गण, विद्वान जन सुन रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित है कि इस पर जो है विचार किया जाएगा और इस पर एक स्पेशल सेशन लिया जाएगा कि कम समय में हम पानी पर कैसे खेती, कौन सी खेती कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भी बोला जाता है वो हर एक एक बात का, एक एक सुझाव का उस पर रिस्पॉन्स दिया जाता है और उस पर विचार किया जाता है। तो चलिए, आपने जो अपना सुझाव दिया बहुत अच्छा। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जूली, हमारी आदरणीय बहन, बहुत ही ऊर्जावान बहन, आसाम से जूली अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने इस देने के उघार कार्यक्रम में हमारी बहनों को, भाइयों को योग शिक्षक देश और विदेश से दिए हैं। और आपके पूरे जो शिष्य हैं देने के, जो योग के, वो देश और विदेश में फैले हुए हैं। उन सब परिवार को आपने देने के उघार कार्यक्रम से जोड़ा और आपका स्नेह हमेशा, इस परिवार की आप सक्रिय सदस्य हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ जूली बहन जी को कि आए और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जूली बहन जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? बहन जी जुड़ी तो हमारे कुलदीप रेणु, हाँ जुड़ी हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि अभी आवाज नहीं पहुंच रही हो। आदरणीय हमारे उत्तराखंड से बहुत ही ऊर्जावान और किसानों के हितैषी और किसानों के मार्गदर्शक, किसानों को
10 कदम चलाने वाले आदरणीय कुलदीप उनियाल जी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। सभी को नमन, सभी को मेरा वंदन। बहुत बहुत जैसा धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हम लोग जो है अपना 500वां जो योगाहार दिवस जो है को आयोजित करने के लिए जो है या उसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए जो है आजकल अपने जो है विचार हम जो है आमंत्रित कर रहे हैं कि कैसे इसको मनाया जाए, कैसे क्या स्वरूप हो इसका। इस पे हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको जो है हम अभी हम इसको जो है जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी कि हमें कहीं एक जगह पे जो है सभी लोग आए, हम लोग जितने भी लोग इससे जुड़ते हैं और एक जगह पे हम इसको बैठ के इसका जो है इस पे इसका उत्सव के रूप में इसको मनाएं। लेकिन अभी जिस जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, जिस तरह की का हमें लग रहा है कि जो है एक तो हम दूर दूर सब लोग जो हैं बहुत कुछ राज्यों के लोग तो हम एक साथ हैं है नजदीक में, लेकिन कुछ दूर दूर जो राज्य जुड़े हुए हैं सबका जो मुझे लगता है कि इतना संभव नहीं है कि हम सब लोग एक जगह पे आ सकें। अभी ऐसी परिस्थितियां और इतने कम समय में शायद जो है हम इसको आयोजित करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यह जो है मेरा मानना है। और इसमें अभी अगर हम इसको जैसे इसका स्वरूप हमने शुरू से ही इसको जो है ऑनलाइन रखा था कि हम इसको ऑनलाइन जो है हम योगाहार पे जो हम रोज चर्चा करते हैं, रोज बातचीत करते हैं। हालांकि मन तो करता है कि हम सब लोग जो हैं एक बार एक साथ जरूर बैठे हैं, जैसे कि बातचीत हो रही थी कि हम इसको हरिद्वार में जाके जो है सबसे जो सुटेबल जगह थी, जो सबसे लगता था कि जहाँ पे हमें योग जो योग नगरी जैसे हम कहते हैं, योग क्षेत्र जो है हमारा, जैसे ऋषिकेश या हरिद्वार को जो हम योग नगरी या योग क्षेत्र कहते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ पे करें तो बहुत बेहतर रहता। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह का हमारे पास समय है, जिस तरह के हमारे पास संसाधन है, उस वजह से हमें लगता है कि इसको जो है अभी हम इस बार नहीं पर अगली बार जरूर जब भी हम सोचें तो इसको इस तरह से सोच सकते हैं हम कि इसको हम अपने संसाधनों के बलबूते पे हम इसको जो है किसी एक जगह पे जरूर हम जो है सम्मिलित होकर जो है आपस में इस उत्सव के रूप में इसको मनाएं, अपने विचारों को एक्सचेंज करें और इसके भावी स्वरूप पे हम इस पे आमने सामने जो है बैठ के चर्चा करें। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि हम लोग अभी अगर 500 दिवस जैसे बहुत मतलब बहुत करीब है हमारे, बहुत जो है उसमें जो है समय बहुत कम है, तो इसको अगर हम ऑफलाइन की बजाय जो है इसको हम ऑनलाइन ही अगर इसको रखेंगे तो ज़्यादा मुझे लगता है कि अभी हमारे पास जो है इसी तरह की संभावना नजर आती है कि हम इसको ऑनलाइन ही इसको आयोजित करें। और इसको ऑनलाइन आयोजन करने में भी हमने जो पिछले जो हमारे 500 दिनों में जो हमने जो है हमारे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जो हैं, बहुत अगर हमें कहें कि पहले 10 दिन में या पहले हम कहें कि पहले 50 दिन में, पहले पहले के 50 दिन में हमारे पास जो उत्कृष्ट संबोधन हुए हैं हमारे, और अगले 50 दिन में जो उत्कृष्ट संबोधन हुए हैं उसमें से अगर हम एक दो लोग को सिलेक्ट कर लें, और अगर हम देखें तो हमारे पास 500 दिन में हमारे पास जो है 8 से 10 लोग ऐसे संबोधन वाले हो सकते हैं कि उनके विचारों को हमें दोबारा सुनने का मन है, जिनको सुनने का हमारा बहुत अच्छी अच्छी हमारी जो है मतलब जो है योग और जो हमारी योगाहार कक्षा हुई है उनको हमें दोबारा सुनने का एक बार मन होता है कि बहुत ऐसी कक्षाएं थी जिसमें हमें लगता है कि इनको दोबारा मतलब हमको जो है बोलना चाहिए इनको और दोबारा इनको सुनना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम उसमें आमंत्रित करें इस योगाहार का जो हमारा उत्सव होगा 500। और उसमें हम जो मैं कह रहा था कि कुछ लोग जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा इसमें कि कुछ हमें इसको फैलाना भी चाहिए। हमारे जो विचार है, जो हमारी जो भावना है, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि और लोग भी इस इससे जुड़े या इस तरीके का प्रयोग अपने लेवल पे भी करें। तो इसके लिए हमें जो है कुछ मीडिया के जो सक्षम लोग हैं, जो हमारी बात को जन सामान्य तक रख सकते हैं या बड़े स्तर तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं या अधिकतम लोगों तक हमारी बात को अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, उनको आमंत्रित करें ताकि वो हमारी भावनाओं को समझे और उस भावना को समझने के बाद उसको एक लेख के रूप में जो है एक आर्टिकल के रूप में
रखें, ताकि मतलब लोग जो है से इसको समझने के लिए लोग जो हैं उत्सुक हों, और इस तरह के प्रयोग और इससे जुड़ या तो इससे जुड़े या इस तरह के प्रयोग करने के लिए जो है लोग जो है तैयार हों। तो इस तरह का मेरा मानना है कि इस तरह का हमें इस लेवल पे आज हमें उसको उसको करने की आवश्यकता है, ताकि जो है इसको जो हमारा इससे 50,000 से लोग इसको लाभान्वित हो, 50,000 लोग इससे जुड़े। तो ये मेरा मानना था कि इसको हम करें, और जो हमारे पास पिछले 500 दिनों में जो अगर 10 जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो हमारे होते हैं उनको हम दोबारा सुनना, दोबारा आमंत्रित करके हमें उनके विचारों को, चाहे हम उनको 10-10 मिनट का समय दें और उनको दोबारा से एक इस तरह से ऑनलाइन व्यवस्था हम करें, मतलब जो है हम उसको उनको सुनने की व्यवस्था करें, और उसमें ऐसे लोगों को आमंत्रित करें, जैसे कि हम कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई जो है इसमें हमें जो पॉलिसी लेवल पे या जो इस तरह के जो हमारे मंत्री लोग हैं, चाहे वो आयुष मंत्री हैं या कृषि मंत्री, इन लोगों को भी हम इसमें आमंत्रित करें, मतलब जो है हम उसमें कर सकते हैं, अ, और ताकि उनको उनको भी ये अवगत हो कि वो इस तरह का प्रयोग एक लगातार 500 दिन से चल रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अगर इस तरह का करेंगे हम तो वो बहुत अच्छा रहेगा, और जो हमारा प्रयास जो 500 दिनों से जो हम इसको कर रहे हैं लगातार करने की, जो हमने जो जो बीड़ा उठाया था उसको आगे हम ले जा रहे हैं। तो इसका जो है लाभ जो है जन सामान्य तक भी पहुंच सकता है, अगर हम इसको कवरेज भी देते हैं, मीडिया कवरेज भी देते हैं, और ऐसे लोगों तक पहुंचा देते हैं कि कुछ लोग इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं देश में, कि जो आपस में जो है योग के साथ जो है योगाहार की बात करते हैं रोज, और इससे वो अपने को जो है अपने स्वास्थ्य और अपने उसको उन्होंने जो है ठीक स्वयं जो है मतलब उपचार कर रहे हैं, और इस तरह की बातें रोज चर्चा करते हैं। तो ये एक बहुत यूनिक एग्जाम्पल है पूरे देश में कि एक इस तरह का प्रयोग जो है हो रहा है, इसको इस रूप में जो है प्रचारित किया जाना चाहिए। जी, आपका आभार कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। आप जैसा आप हमेशा मार्गदर्शन देते हैं किसानों को, उसी प्रकार आपने महत्वपूर्ण सुझाव आपने जो इस देने के हुआ कार्यक्रम में दिए हैं। यह बात सही है कि अभी जो समय है उसके अनुसार आपने जो कहा है, ये अभी लगभग कम समय है, और उसमें अपन कैसे और प्रचार प्रसार का जो आपने कहा है, और जो उत्कृष्ट वक्ता रहे हैं उनका भी आपने सुझाव दिया है कि उनको दोबारा उनको सुना जाए, और प्रचार प्रसार जरूरी है। और ये बात सही है कि हम दैनिक व्यवहार कार्यक्रम का अगर प्रचार प्रसार अच्छा करते हैं, सभी लोग हम फेसबुक पर या ट्विटर पर या व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो उसका इसका प्रचार प्रसार होता है, होना भी चाहिए। तो ये सदन में सभी सदस्य हैं, सबका ये क्लास है, सबको अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि अगर हम सब में जो है इस पर डालेंगे सोशल मीडिया पर, तो निश्चित है कि इसका प्रचार प्रसार होगा, और संख्या भी होना चाहिए। कम से कम इसकी संख्या लगभग 100 के करीब हो, जैसे गुणवत्तापूर्ण संख्या चल रही है। जो अपने लोग जुड़ते हैं वो बड़े गंभीर, विद्वान और सात्विक विचारधारा के भाई बहन जुड़ते हैं, और यही इसकी पहचान है देने के व्यवहार कार्यक्रम की, और आपस में परिवार के भाव रखते हैं। यही ऐसे हमारे भाई बहनों को और जोड़ने का अपन को प्रयास करना है, जैसे रामकृष्ण रघुवंशी जी ने दिया था सुझाव, और उन्होंने जोड़ा भी था। अब लोग या कम से कम एक एक व्यक्ति को जरूर जोड़े। तो ये प्रयास चल रहा है धीरे धीरे, आज सदन ने पुनः सुना, और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नीलकंठ सावले जी कि आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करने का कष्ट करें। नीलकंठ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, जब तक मैं आदरणीय बने सिंह आर जी को आमंत्रित करता हूँ। बने सिंह जी जो आगर जिले से बहुत ही ऊर्जावान किसान हैं, और मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए अपना सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय बने सिंह जी तक मेरी आवाज जी, स्वागत है आपका। जी, ओम प्रणाम सभी को। दैनिक योगा कार्यक्रम के सभी अमूल्यवान कार्यकर्ता को सादर नमस्ते। जैसे भी कल सुझाव चल रहा था कि सब अपना अनुभव शेयर करें, तो मेरा सुझाव यह था कि औषधि खेती के ऊपर भी कुछ विषय चल रहा था कि औषधि खेतियों का खेती करके किसान को लाभार्थ पहुंचाया जाए। तो औषधि खेती का एक एग्रीमेंट अनुबंध करके ही किसान को औषधि खेती का कार्य करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आज देश के अंदर प्याज और लहसुन की क्या हालत है। हमारे क्षेत्र में 150 रुपये कुंटल प्याज बिक रही है, और मंडियों में 72 हालत है।
2018 में जब अपने पतंजलि में प्रोग्राम था, उस वक्त एलोवेरा की खेती के लिए भी किसान वहां पे चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि एलोवेरा की खपत दिन थी। किसान एक साल तो क्या करता है कि अच्छा भाव मिलता था, दूसरे साल जहाँ 1 बीघे खेती होती है वहाँ डायरेक्ट 100 बीघा 50 बीघा की खेती करने लग जाता है। वो उसको मालूम होता है कि अच्छा भाव मिलेगा, तो अगले वर्ष वो भाव गिर जाता है। तो अनुबंध खेती या क्लस्टर से जोड़ करके खेती करने का एक मॉडल तैयार किया जाए पतंजलि दैनिक योगाहार के माध्यम से, तो किसानों को बहुत लाभ होगा। चाहे वो औषधि खेती में हो, या अनाज की खेती में हो, या सब्जी की खेती में हो। तो अनुबंध और अपना उत्पादन कहाँ बिकेगा, ये एक क्लस्टर के माध्यम से या एफपीओ के माध्यम से अपन सब इनको तैयार करेंगे। रही बात ज़्यादा संख्या बढ़ाने की, के प्राकृतिक खेती के किसान ज़्यादा से ज़्यादा देश में तैयार हो, और अपने प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो कि जन आंदोलन बने प्राकृतिक खेती के किसान। उसके लिए अभी ट्रेनिंग की तैयारी भी की जाए। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि संगीत के माध्यम से भजन के माध्यम से, जहाँ 5 महिलाएं अपनी जो प्राकृतिक खेती कर रही है उसको एक उनकी मालवा की उनके वहाँ स्थानीय क्षेत्र की भाषा में वो गीत प्रस्तुत करे, संगीत प्रस्तुत करे। यानी कि कहीं ना कहीं गाय आधारित भजन रिलीज करे प्राकृतिक खेती के ऊपर, और रासायनिक खेती से कितना नुकसान हुआ उसके ऊपर कहीं ना कहीं कव्वालियां बनाए, और नारा बनाए। जैसे अपन नारा बनाते हैं ना, जैसे कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता, कौन हमारी रक्षा करेंगे, हम करेंगे हम करेंगे। ऐसा एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हर क्षेत्र में बने, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती की ओर आए, ये मेरा सुझाव था। और ट्रेनिंग के लिए भी बहुत जल्द तैयारी होगा। तो ट्रेनिंग क्या, जैसे अपने गांव में किसान अभी बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं कि वो ट्रेनिंग हो जाए उनकी, तो आने वाले किसान भी और तैयार है, और गांव गांव के दूसरे गांव के लोग भी अपन उसको प्रेरित करने के लिए तैयार है। एक ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग के माध्यम से उसको प्रमाण पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र मिलने के बाद में एक आशा होती है उनकी कि उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। ये एक मेरा सुझाव था। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी। हमेशा किसानों की पीड़ा और किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो आप चिंता करते हैं। ये दैनिक योगाहार कार्यक्रम मैं सदन को बता चूंकि सभी परिचित हैं, ये अपना स्वैच्छिक कार्यक्रम है और हम सब किसान भाई एक मंच पर आते हैं और हमारे जो वैज्ञानिक भाई हैं, अनुभवी किसान हैं, वो भी स्वेच्छा से किसानों का भला करने के लिए, एक पुण्य का काम करने के लिए, एक जो सुबह से हम सब मंदिर जा पूजा पाठ करते हैं और हमारे वैज्ञानिक गण आते हैं और वो किसान की समस्या का समाधान करके ही अपनी को इस कर्म को पूजा मानकर रोज इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। हम अपने सुझाव रख सकते हैं, परंतु हम किसी सरकार को या किसी उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये बाध्य करने का काम है संगठन का। कोई भी जो किसान संगठन है, तमाम और भी संस्थाओं के संगठन है, वो संगठन का काम है और अपना काम सुझाव देना, और सरकार के साथ निश्चित है कि अपनी बात पहुंच भी रही है। और जैसा कि बने सिंह जी ने कहा कि प्रशिक्षण का आपने कहा था, हम नहीं बता रहे हैं कि सभी बिल्कुल लगे हुए हैं। और ये कार्यक्रम जो सरकारी कार्यक्रम आते हैं, सरकार के कार्यक्रम आते हैं, वो कार्यक्रम किसानों तक पहुंचाए जाएंगे ही, लेकिन देने के उगार कार्यक्रम अपना सुझाव, किसानों की समस्याओं का समाधान, आपस में योग और आयुर्वेद और जैविक खेती पर चर्चा करते हैं, जिनको लाभ मिल रहा है, हो भी रहा है और अपनी बात भी पहुंच रही है। बात इसलिए पहुंच रही है कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे सभी वैज्ञानिक गण, हमारे सीजीएम श्री पवन जी, जीएम विवेक बेनीपुरे जी, और डॉक्टर जो है ऋषि कुमार वर्मा जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, और कुलदीप पुनियाल जी, भुवनेश्वर राय जी, रवि आदित्य जी वगैरह, आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी, सभी जुड़े हुए हैं। और वो पतंजलि परिवार के ऐसे सदस्य हैं कि जो अपना मार्गदर्शन हम किसानों को देते हैं। इस वजह से आगे हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सुझाव अपने जा रहे हैं और इन सुझावों को लिखा जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमारी जो सफल किसानों की स्टोरी भी लिखी जा रही है, जिसका प्रभाव आगे दिखेगा। आदरणीय बने सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, हमेशा चिंता करते किसानों की। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रवि आदित्य जी को, जो बिहार से है, बहुत ही ऊर्जावान साथी है और जो लगातार हम कहाँ जा रहे हैं, अगर कहानी सुनाई जाती है तो किसानों को प्रेरणा मिलती है। तो फलाने किसान ने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर उसको ये लाभ हुआ, फिर उसको ये समस्या आई,
तब हमको उसका लाभ मिलता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ रवि आदित्य जी को कि तो मैं को क्या चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। जैसे कि अभी हम लोग सब लोग चर्चा कर रहे हैं अपने 50वें दिवस के कार्यक्रम के लिए, तो कल से इस परिचर्चा में बहुत अच्छी चर्चा निकल के सामने आई, जो नर्मदापुरम की भी चर्चा रही। और अभी लेकिन कुलदीप जी ने जो बात कही कि अभी समय कम है, और समय कम के साथ साथ जैसे ऑनलाइन चर्चा के साथ इसको आगे की गई, और लोगों पे जो मुख्य वक्ता रहे उनको हम लोग क्या फिल्टर कर सकते हैं और उनको हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने पूर्व वक्ता लोग थे, जो जिन लोगों ने नर्मदापुरम के लिए राय दिया, वो भी बहुत ही सही है, क्योंकि एक जो आकर्षण का केंद्र है, जो एक परिवार की बात है, वो चाहे रंजना जी की तरफ से हो, मुकेश जी की तरफ से हो, एक जो फैमिली वाली बात है, जितने लोगों ने इस बात को कहा कि एक संगठन के रूप में अगर हम लोग मिलते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, एक अफेक्शन होती है। क्योंकि नियमित हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस कार्यक्रम में आप एक वक्ता के रूप में रहें, एक पारिवारिक सदस्य के रूप में आए। तो हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि आदरणीय पवन सर के सामने में उनको इस बात को रख करके कि हम लोग 500वें पे नहीं ना करके इसको क्या 551वें पे इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें, या 601वें पे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें। कारण क्या है कि ये बात कि मध्य प्रदेश के या किसी भी स्थान पे लोगों को आने के लिए टिकट की व्यवस्था करना, वहां पहुंचना, तो हम लोग एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बना सकते हैं जिसमें छुट्टी का दिन सामने में आए और लोग उस चीज को अप्रोच करें, वहां आए, और इसको एक बड़े रूप में मीडिया कवरेज हम लोग दिला सकते हैं। कारण क्या होगा कि यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लोग वहां जमा होंगे। समय हम लोग भले ये 14 जो सितंबर का जो तय है उसको ना करके उसको हम लोग नॉर्मल ऑनलाइन करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा में अगर 500 की जगह पे 551वें पे जोड़ दे दें या 601वें पे जोड़ दे दें, और उसको हम लोग एक कॉमन प्लेस तय कर दें। कॉमन प्लेस में पहले से उसकी पूर्व तैयारी कर लें सभी लोगों के साथ। वहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं, अलग अलग पब्लिसिटी की तरफ से आ रहे हैं कि इस तरह के अलग अलग राज्य के प्रतिनिधि वहाँ पे आ रहे हैं, और इस न्यूज के आधार पर, कारण क्या है कि एक सबसे बड़ा नोबल कॉज क्या है, क्योंकि जो पिछले कार्यक्रम में मैंने भास्कर में, दैनिक भास्कर में इस न्यूज को जब मैं छपवाने के लिए कई न्यूज़पेपर में मैंने गया, तो उनका कहना था कि हम लोग अगर स्वैच्छिक है तो वो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन अगर क्योंकि अगर स्पेसिफिक कंपनी का जहाँ नाम आ रहा है तो वहां पे हम लोग कवरेज के प्रिंट को कैसे करेंगे। तो आप देखें कि जितने भी बड़े प्रिंट हाउस होते हैं वो लोग इस चीज से बचते हैं डायरेक्ट नाम कोई देने में। और डायरेक्ट नाम देने के बाद क्या है कि जब हम लोग इस तरह का एक समागम करें, इस तरह के लोगों को वहां पे हम लोग बुलाएं, और क्योंकि अभी 15 दिन में तो असंभव सा है, टिकट ही नहीं मिलेगा आने में। अभी अगर सिर्फ राजधानी छोड़ दिया जाए, कहने का मतलब अगर प्रदेश की राजधानी में, तो लोग वहां अपने स्तर से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने क्षेत्र के लोगों की बात करूं तो इसमें जो नियमित रूप से शामिल होने वाले लोग में जो दक्षिण बिहार की तरफ से, अगर वहां से अगर कुमार बब्बन जी हैं, ये लोग रोहतास की तरफ से आ रहे हैं, तो इनको वहां से एक लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, या तो हरिद्वार जाने में या मध्य प्रदेश जाने में। ठीक उसी तरह से भोजपुर से बिंदेश्वरी जी हैं, पुण्यकाम जी समस्तीपुर से है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। तो एक रेगुलर जो ये बात कुलदीप जी ने बिल्कुल सही कहा कि दूरी भी है, लेकिन इसको अगर हम लोग थोड़ी सी प्लानिंग में अगर शामिल कर लें, और प्लानिंग के साथ इस कार्यक्रम को ऑनलाइन करते हुए उसके अलावा अगर एक दूसरे कार्यक्रम के रूप में एक डेट को बना लें कि हम लोग 551वें पे करेंगे या 601वें पे करेंगे, लेकिन कहीं एक जगह मिल लेंगे, वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो जाए या फिर वो हरिद्वार का चुनाव हो जाए। स्थान कोई स्थान से मायने विशेष कर नहीं रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है कि अगर सब लोग मिलें और उस दिन ये पूर्व तैयारी हो जाए कि हम लोग इस कार्यक्रम में इतने राज्यों की तरफ से सभी लोग आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, प्रतिनिधि आ रहे हैं, और इसको ज्यादा जो हाइप कहते हैं ना, ज्यादा हम लोग इसको फैलाव करें। कारण क्या है कि एक प्रचार प्रसार अति आवश्यक है किसी भी चीज के लिए। अब आप इसको कल्पना करें कि उस न्यूज कवरेज को अगर हम लोग अपने अपने राज्य में भी दें, जैसे अगर मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम होती है 1 महीने के बाद होती है, और 1 महीने के बाद अगर मध्य प्रदेश में ये न्यूज छपता है, और उसी न्यूज के आधार को लेते हुए मैं अगर मुजफ्फरपुर में छपवाता हूँ, और अगर झारखंड में छपता है, ये अगर वहाँ महाराष्ट्र में छपता है, तो ये कवरेज जो आएगा ना, सब लोग देंगे कि देखिए हम लोग इस प्रकार से आए और ये फोटो है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो हम लोग भी पहले से यह तैयारी करते हुए जाएं
कि यहाँ संबंधित पत्रकार से या संबंधित वहाँ पे जो एडिटर हैं उनसे बात करते हुए कि सर इस तरह के कार्यक्रम में जा रहे हैं, किसानों का कार्यक्रम है और किसान वही किसान है जो पतंजलि से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए, वो कार्यक्रम है। माने इसमें जो एक रूपरेखा है वो किसानों की तरफ से तैयार की गई है और सभी जो भागीदारी है, जो पवन सर हमेशा कहते हैं कि स्वैच्छिक है, तो स्वैच्छिक में सभी में किसान की भूमिका प्रथम है और किसान की ही द्वारा तैयार की गई रूपरेखा है। तो इसको एक अच्छे तरीके से हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे पटल पे डाल सकते हैं। अगर आप इसको देखें, जैसे ये जो कल अभी इंजीनियर टोली चंद जी जिस न्यूज को पढ़ रहे थे उसको मैंने भी देखा था। मतलब ये मध्य प्रदेश का समाचार एक कॉमन जो न्यूज प्रिंट होती है ना, वो अगर आप देखेंगे परिशिष्ट में वो हर जगह सर्कुलेट होता है, क्योंकि उनकी जो अपनी प्रिंटिंग होती है पहले 2 पृष्ठों को छोड़ करके, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। और मैसेज क्या है कि फिर जो मुन्नीलाल जी आपने भी कहा कि हम लोग इसको सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे इसको स्क्रीनशॉट हम लोग उस पर डाल सकते हैं, अपने अपने फेसबुक पे टैग कर सकते हैं, विशेषकर ट्विटर पे हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ टैग कर सकते हैं, कृषि मंत्री जी को दे सकते हैं कि ये विजन है, ये सोच के साथ हम लोग एक जन कल्याण में एक स्वैच्छिक हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि समय निकाल करके एक जो कहते हैं ना कि सार्थक जो जीवन की सार्थकता क्या है, अगर एक मूल्य पे अगर हम लोग विचार करें अपने आप पे कि भाई आप अपने आप को कैसे मानते हैं कि आपने जीवन को सार्थकता प्रदान की। एक किसी कर्मचारी के रूप में आप 65 ईयर्स में आप रिटायर हो जाएं, क्या मूल्य आपका सार्थक हुआ या नहीं हुआ। अभी सभी लोग अगर इस बात को आप अगर सोच के देखें तो क्या एक जॉब के प्रति एक इनपुट जो होता है ना कि हम लोग अपने समाज के प्रति, मेरा एक दायित्व है, मैंने ये समाज के प्रति हम लोगों ने इनपुट किया है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बचते हैं इन सब चीजों से। इसीलिए कि अगर तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप पहले आप अपने आत्मचिंतन की जरूरत है कि हमने क्या, मेरी ओर से क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही सकारात्मक इनपुट है, इसलिए कि हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, संख्या कम है और इसको जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग कर रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन की प्लानिंग भले 1 महीना आगे की हो और वही विस्तारीकरण होगा। कारण है कि उसको बहुत ज्यादा हम लोग हाइप दे सकते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग प्रचार प्रसार के रूप में दे सकते हैं और वो कहते हैं ना कि एक राष्ट्रीय स्तर पे पटल पे वो आएगी इस बात को कि इन लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। और अधिकांश लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे इस बातों को रख रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। साथ ही साथ इस 501वें पे हम लोग ये कर सकते हैं कि स्मॉल वीडियो जो है 2 मिनट की अपने अपने फार्म से, अपने अपने एग्रीकल्चर लैंड से हम लोग किसानों की दे सकते हैं, जो किसान मोटिवेटेड हैं। अगर जो किसान दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं वो इस चीज को अपनी तरफ से एक चीज कार्यक्रम के लिए ये कर सकते हैं। तो उसके बाद बाकी फिल्ट्रेशन है, बाकी सब लोग बैठ करके इसको फिल्टर कर सकते हैं वक्ताओं के साथ साथ कि जितना इसको आकर्षित और सुंदर बनाया जाए, क्योंकि सबका अपना कार्यक्रम है, तो जितना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट वाली जो चीज है वो जितना बेहतरी के साथ ये सामने आए वो ज्यादा बेहतर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि। हाँ धन्यवाद। एक मिनट जरा, मैं कुछ बोलूं जी थोड़ी देर। तो जी जी सर। अभी जो जी। बेने सिंह, ये जो बेने सिंह जी थे ये कहाँ से हैं? बने सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी। बने सिंह जी आगर जिला मध्य प्रदेश से। हाँ, ये मैं कह रहा था, इन्होंने बात रखी थी कि 150 रुपये क्विंटल प्याज बिक रहा है। यही तो समस्या है, जो 150 रुपये की जो प्याज उसके 150 रुपये आएगा उसके जेब में और उसका खर्चा मंडी तक ले जाना, वो तो छोड़िए, जो उसके उत्पादन में खर्च आ रहा है वो तो उसकी मेहनत जो लग रही है, लेकिन ले जाने में उसका कितना ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगा, यही तो सरकार इसमें आंखें बंद करके बैठी है कि आप 150 रुपये किलो क्विंटल, कितना पड़ा, मतलब ये 1.5 रुपये किलो ये पड़ा। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक हम जो है मार्केटिंग में किसानों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। अगर वो 150 रुपये क्विंटल बिक रहा है, मुझे कल 30 रुपये किलो मिला, तो वो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में जो इतना बड़ा गैप है ये कहाँ कम होगा। सरकार फसल बीमा की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, पर जो ये पेरिशेबल आइटम है, सब्जियां हैं, मेन तो सब्जियों का है, मेन जो छोटे किसान क्या कर रहा है, सब्जी उत्पादन कर रहा है,
अगर उसको प्राइस इंश्योरेंस नहीं मिलेगी जनाब, तब तक उसका किसान का भला नहीं होने वाला है। अब वो जब 150 रुपये लेके आएगा, पूरे साल उसने काम किया। ये मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमें सभी को सोचने की ज़रूरत है। सरकार को किस तरह से इसके बारे में करवाया जाए। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, पर अभी तक इस चीज़ में उन्होंने इंश्योरेंस कर दी, फसलों की इंश्योरेंस। फसल तैयार होने से पहले पहले जो कुछ होगा उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन प्राइस इंश्योरेंस, एक बार फिर मैं पहले भी कहा था कि प्राइस इंश्योरेंस होना जरूरी है। अगर किसान का प्याज 10 रुपए से कम जहाँ भी मार्केट में हो, अगर वो 7 रुपए बिकता है तो 3 रुपए जो प्राइस इंश्योरेंस है वो सरकार या बीमा कंपनियों को दे, जिससे कि उसको 10 रुपए मिले। मेरा इतना कहने का मतलब ये है, किसी भी, चाहे टमाटर है, शिमला मिर्च है, टमाटर आपका 3 रुपए किलो भी बिका हमारा किसानों का। कम से कम टमाटर तैयार करने में, 1 किलो तैयार करने में उसका 10 रुपए खर्च आता है जनाब। ये है। वैसे ही प्याज का 1 किलो तैयार करने में किसान का कितना खर्च आता है वही जानता है। मेरा मतलब ये है कि जब तक किसानों के साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा, तब तक हमारा ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। नमस्कार, इतना ही कहूँगा मैं। हाँ, नमस्कार। ये प्याज इस समय का प्रोडक्शन है कि क्या स्टोर किया गया था पहले से? मुझे लगता है ये वो ग्रीन प्याज है शायद, ग्रीन प्याज है। नहीं, ग्रीन प्याज की बात नहीं हो, मतलब इस समय नया निकला ही। नया नहीं ये सर, बिना पुराने प्याज गर्मी में पैदा हुआ हुआ ये मतलब हमारे। पहले का स्टोर है रखा हुआ ना? हाँ, 3 महीने पुराने, 2 महीने पुराने प्याज है, जो गर्मी में निकलता हुआ प्याज है वो। हाँ, देखिए बस। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी देहरादून में मैंने कल ही 20 रुपए किलो लिया मंडी में जाके, वो भी ना मंडी में सस्ता मिलता है। सर जी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्याज में आपके हमारे यहाँ से 12 रुपए किलो में गाड़ी लोड कर सकता हूँ। कितना प्याज चाहिए आपको? नीमच, नहीं, मंदसौर, अभी उज्जैन, वो तो रतलाम, अभी हमारे अभी कम की से कम बात है पाँच ना। दस पाँच दस जिलों में प्याज की हालत बहुत खराब है। और प्याज या किसी फसल का अगर घाटा जाता है किसान को, उसके ऊपर, सरकार के ऊपर दोष लगाना भी गलत है, क्योंकि अनलिमिटेड पैदा किसी भी चीज की अगर होगा तो उसका भाव गिरना निश्चित है। इसलिए पतंजलि के माध्यम से या क्लस्टर जब तक देश में नहीं बनेगा, जब तक किसान का भला ना कोई सरकार कर सकती है ना हम कर सकते हैं। किसान एक भेड़ की तरह चलता है, जिस फसल का ज्यादा भाव मिलता है वही फसल किसान लगाता है। अभी मैं बताता हूँ, 2004-05 की बात है, जब हमारे मालवा क्षेत्र में, पूरे मालवा क्षेत्र में एक हवा चली थी, सबने ज्वार बोई थी, जिसका मिलेट अनाज बोलते हैं अपन हम, ज्वार। तो ज्वार हमारे यहाँ 50 पैसे किलो ज्वार बिकी थी उस जमाने में, आज से 18 साल पहले। ये कंडीशन पैदा हो गई थी किसानों की। और 2018 में जब हम पतंजलि में आए थे, उस वक्त पतंजलि में अपने जो पतंजलि पीबीआर रिसर्च का जो ट्रेनिंग था, उस वक्त वहां पे राजस्थान के चूरू जिले, झुंझुनू जिले से जो बहुत सारे हजारों किसानों ने एक साथ एलोवेरा लगा दिया, सब फसल छोड़ के। और एलोवेरा का भाव पतंजलि में था 4 रुपए किलो। तो किसान की लागत और मेहनत भी निकल रही थी। तो किसान क्या करता है, एक तरफा चलता है, जिस चीज का भाव मिलता है वही फसल लगा देता है बस मात्र। तो किसान जब तक क्लस्टर से नहीं जुड़ेंगे, उत्पादन से उपभोक्ता तक उसकी लिंक नहीं जुड़ेगी, जब तक किसान के पास क्या, सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं। सरकार क्या कर सकती है इसका? खपत है अपने मान लो जैसे 50 गाड़ी खपत है और 500 गाड़ी अगर प्याज पैदा कर देंगे किसान, तो उसका सरकार क्या करेगी? प्राइस इंश्योरेंस ये मैं कह रहा हाँ, हूँ। नहीं, वो सही बात है, लेकिन मैंने कभी कभी ऐसा भी देखा कि किसान फसल जब निकलती है तो ठीक दाम मिलता है, लेकिन रोक देता है कुछ समय के लिए कि मुझे आगे ये इस होप में कि अगले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रोक दूं मैं। मैंने ऐसे बहुत सारे किसान देखे जो सालों तक रोकते हैं, जैसे उड़द, मूंग, इस तरह की चीजें, और फिर घाटे में बेचते हैं तगड़े, क्योंकि रेट घट जाते हैं और बाजार के बारे में लेकिन होप रहती है कि मैं इस समय इस रेट पे। और अगर वो, जैसे मैंने सरसों जब 80, 70, 80 बिकी, उस समय भी किसान रोक रहे थे ना 90 हो जाए। तो ये भी एक टेंडेंसी है जो थोड़ा नुकसान करती है। मार्केटिंग की जानकारी होती नहीं है और उन्हें इस तरह का गाइडेंस नहीं मिलती है, क्योंकि ये किसान सिर्फ अनुभव पे चलता है। और कभी ऐसा होता है उसके साथ कि कभी-कभी कि भाई वो रोक देता है और उसको बहुत दुगने अच्छे दाम मिल जाते हैं, फिर वो सोचता है अब भी होगा, फिर होगा। तो इसमें एक
अब तो खैर बहुत सारे पोर्टल हैं, पता चल जाता है कहाँ क्या भाव गिर रहा है। पर ये इस डायरेक्शन में किसान को कैसे, मतलब जैसे आपने कहा कि अ, उत्पादन अथाह हो जाता है तो दाम तो घटने ही है। तो ये कैसे, ये मेरे ख्याल से जो क्लस्टर वाली योजना है जो एफपीओ के तहत कि भाई एक उत्पाद एक क्लस्टर में हो, मुझे लगता है इसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि एक संतुलित और उत्पादन हो। धन्यवाद। सरकार को एक आदेश ये भी कर देना चाहिए कि किसान के पास 20 बीघा जमीन है या 10 बीघा जमीन है, उसको 10 प्रकार की फसल लगाना चाहिए। एक किसान क्या करता है, हमारे मालवा क्षेत्र में 50-50 बीघे का प्याज लगाता है एक किसान, 50-50 बीघे की लहसुन लगाता है एक किसान। जो जिस चीज का थोड़ा सा उसको भाव मिल गया एक वर्ष पहले, वो उसी फसल को 10 गुना में लगा देता है ज्यादा से ज्यादा। तो इसके कारण में देश के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है। 5 प्रकार की फसल रहेगी, 10 प्रकार की फसल रहेगी एक किसान के पास, तो सभी फसल का सामान्य भाव मिलता रहेगा, तो इतना घाटा नहीं होगा किसानों को। और किसानों को, सरकार को एक मूल्य भी निर्धारित करना चाहिए कि इस कम रेट में कोई भी फसल ना खरीदा जाए। धन्यवाद बने सिंह जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक रघुवीर सिंह रावत जी। आपका जो सुझाव आया है, बहुत सारगर चर्चा हो रही है। उत्पादन फसल पर जो किसान एक साथ अधिक से अधिक फसल लगा लेते हैं, एक ही फसल कई किसान लगा लेते हैं, जिसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसका रेट गिर जाता है। मैं हम सब सदन को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार तो काम कर रही है, चिंता कर रही है, काम कर रही है, फंड भी दे रही है, परंतु जो एजेंसी है या जो निचले स्तर के अधिकारी कहें या कर्मचारी कहें या जो भी कहें, जैसे हर जिले में एक फसल का निर्धारित की है, ये फसल इस जिले में हल्दी लगाई जाए, इस जिले में प्याज, इस जिले में लहसुन, इस जिले में अदरक, या इस प्रकार के तमाम फसलों का अलग अलग जिला में एक चयन किया गया है जिले को। वो इसी ये क्लस्टर बाई क्लस्टर हमको फसल को चिन्हित करना चाहिए, ताकि किसान एक ही फसल ना उगाए हर क्षेत्र में, तो उसका एक बैलेंस बन जाएगा। रही बात जैसे 1.5 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, प्याज की लागत 1 किलो में कितनी आती है, उसका आकलन निर्धारित सरकार करे, और फिर उससे नीचे 20% बढ़ाकर ही किसान को उसका रेट पर पैदा हो या कुछ भी हो, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जब सरकार जो है 25 रुपया किलो गेहूं खरीद करके और 1 रुपया किलो में गरीबों को दे सकती है, 25 रुपया किलो गेहूं खरीद करके देना चाहिए। और क्या है, जो विभिन्न होते हैं उन संस्थाओं को या फोटोग्राफ हो या वीडियो दिखाकर हो, बस सिर्फ ऊपर वाले अधिकारियों को उस काम की एक्टिविटी दिखाने के लिए बस किया जाता है, बाकी उनकी ये पीड़ा नहीं होती है। जैसे आज पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम चला किसानों के हित में, आज किसानों के लिए अपन जो कार्यक्रम देने के वो हाल चला रहे हैं, ये किसानों की पीड़ा के लिए है कि इसमें अधिक से अधिक समय हम सबको जोड़ सके, चर्चा कर सके, ये उद्देश्य है। तो ऐसे संस्थाओं को, पतंजलि जैसी संस्थाएं अगर जो है देश में काम करती हैं, तो किसानों का निश्चित भला होगा। और उनके सुझाव, आज जो आपके सुझाव आ रहे हैं, चाहे बड़े सिंह जी ने जैसे बहुत अच्छा सुझाव दिया, डॉक्टर डी शर्मा जी ने कहा, आदरणीय हमारे रघुवीर सिंह रावत जी ने कहा, और विभिन्न हमारे रवि आदित्य जी बोल रहे थे, कुलदीप पुनियाल जी, इनके जो सुझाव आ रहे हैं इनको लिखा जा रहा है, और लिख करके विचार किया जाता है, इसको छोटे में बना करके वो सरकार को प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे टमाटर की लागत या भिंडी की लागत या फतकुल की लागत या मूंग उड़द की लागत एक क्विंटल या 1 किलो में कितनी आती है, उसके ऊपर हमें किसान को 20% लाभ होते के बाद ही उसका रेट तय करना चाहिए, ये जरूर हो जाना चाहिए। पार्ले जी का बिस्कुट जो है 2 रुपए, उस पर रेट डला रहता है, 2 से कम बिक ही नहीं सकता है। इसी प्रकार किसान अभी होने पर भी विचार किया जा सकता है। और मेरा सदन से निवेदन है, जो जुड़े हुए हमारे वैज्ञानिक हैं, इस पर भी आप सुझाव और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूँ। जी नमस्कार। एक थोड़ा सा विषय मेरा, अभी जो जैसे अन्य राज्यों से अपने सभी किसान जुड़े हुए,
किसी को अगर प्याज की जरूरत लग रही हो और उसके क्षेत्र में मान लो 25 रुपया 30 रुपये किलो प्याज मिल रहा है, तो वो 2-4 लोग मिलके एक गाड़ी का ऑर्डर करवा सकते हैं। अपन यहाँ से गाड़ी लोड करके वहां तक उनको सस्ते रेट में प्याज उपलब्ध करवा देंगे। यानी कि उत्पादन से उपभोक्ता का लिंक अपन इसी दिन भी जोड़ सकते हैं, इसी महीने में जोड़ सकते हैं अभी अभी। सुंदर, बहुत सुंदर बने सिंह जी। सभी किसान भाई सुन रहे हैं। अगर कहीं किसी की मंडी में अगर रेट ज़्यादा है तो 12 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ बने सिंह जी कह रहे हैं। हमें कहता 12 से 15 रुपये किलो प्याज वहाँ आगर जिले से खरीदी जा सकती है और अपने राज्य में बेची जा सकती है। यही तो काम है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी सर, मेरी आवाज पहुंच रही है रघुवंशी जी तक? ओम जी, ओम जी। मैं इस विचार से सहमत हूं कि नर्मदापुरम में पहले सभी जितने भी सदन में जुड़े मेरे भाई बहन बंधु और गुरुदेव हैं कि नर्मदापुरम में आप लोग आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा, सेवा करने का अवसर मिलेगा, माँ के दर्शन होंगे। फिर बाद में हमने यहाँ कुछ फील्ड तैयार की हैं 4 लेयर फार्मिंग के मॉडल की। अब फिर हाँ, नहीं, मेरा ऐसा निवेदन है रामकृष्ण रघुवंशी जी जी गुरुदेव, रहा था कि अपन कितना दिन बचा है? आज कितने दिन है? आज क्या है? कौन सा वो है अपना? आज है 31। नहीं, आज वो है अपना ये 486वां दिन। 14 दिन बचे। 14 दिन, हाँ 14 दिन में वैसे सभी लोग रिजर्वेशन करा सकते हैं। और इधर जो है रामकृष्ण रघुवंशी जी, आप अगर चाहें, मतलब जैसे महाराष्ट्र पास में है, महाराष्ट्र है, बिहार है और राजस्थान है, झारखंड, जो पास के राज्य हैं या जो आ सकते हो, अपन सभी को आमंत्रित कर लें। जो आ सकते हैं, जो अपना रिजर्वेशन करा लेंगे। और वो अगर जो 4 लेयर की खेती जो रामकृष्ण रघुवंशी जी कह रहे हैं, रामकृष्ण रघुवंशी जी आपकी यहाँ व्यवस्था हो जाएगी? अपने यहाँ कितने लोगों के पहले काउंटिंग करेंगे, क्योंकि अपने पास 50 लोगों के रुकने की और एकोमोडेशन की व्यवस्था है वहां पर। और एक विजिट कर लेंगे। शरद जी से कल मेरी बात हुई थी तो अच्छा। दूसरा, एक जगह 200 लोग एक साथ योग भी कर सकते हैं। और आपका डॉर्मेट्री हॉल भी है और योगशाला भी है गायत्री परिवार की होशंगाबाद में। तो वहां पे भी अपनी व्यवस्था दोनों जगह हो जाएगी। वहां पर रुक के अपन फार्म हाउस की विजिट कर सकते हैं या फार्म हाउस पे रुक के वहां की विजिट कर सकते हैं। शरद जी का भी बहुत पास में है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यहाँ के यहीं पे बिल्कुल विद इन 10 किलोमीटर के अंदर अंदर। और मैक्सिमम अपना फार्म पड़ेगा 38 वहां से। तो 38-30 किलोमीटर के अंदर 1-1 घंटे के रास्ते में सब पूरा मैनेज हो सकता है। नहीं, अपना शरद जी के उससे कितने दूर है अपना फार्म हाउस? 38। अपना फार्म हाउस शरद जी के फार्म हाउस है 38 किलोमीटर, 2 लेन रोड है। हाँ जी। अच्छा, जो आदरणीय प्रदीप जी बता रहे थे, प्रदीप वर्मा जी, हाँ, प्रदीप वर्मा जी वहां से शरद जी के वहां से 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। तो ये जो 10-20 किलोमीटर का 11 किलोमीटर का एरिया है, जहां अपन जैसे आपके यहाँ 50 रुकने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, और 50 के अलावा अगर जितने भी अपनी संख्या होती है, जैसे 100 होती है, तो अपन जो है उधर कहीं भी आसपास की जगह अपन व्यवस्था कर लेंगे रुकने की। नहीं, वहां से सुबह कोई वहां गुरुदेव, उसकी चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कहाँ रुकने का, क्योंकि गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हैं। मैं भी, शरद जी भी, और हम लोग भी क्या है, अपने डीआईजी साहब भी हम अपने से जुड़े हैं। तो होशंगाबाद में भी रुकने की व्यवस्था हो सकती है। वहाँ योगशाला अलग से है जहाँ पे 200 लोग एक साथ योग कर सकते हैं, 100 लोग एक साथ रुक सकते हैं। तो ये होशंगाबाद में व्यवस्था है। और दूसरा, अपने फार्म हाउस पे 50 से अपन 60-70 लोगों की व्यवस्था वहाँ कर सकते हैं। तो वो मतलब लोगों की संख्या कितनी हो रही है निर्धारित, उसके ऊपर फिर अपन डेस्टिनेशन निर्धारित कर लेते हैं कि कहाँ पे रुकना है। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या है कि जैसे होशंगाबाद एक ट्रेन है सभी जगह से, इटारसी सभी जगह से ट्रेन आती है। तो अपन होशंगाबाद में रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह जो है योग करके वो अपन जो है फिर कस्तूरी फार्म पे विजिट कर सकते हैं। शरद वर्मा जी के यहाँ विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वहीं कहीं भोजन कर सकते हैं। ये ऐसा ठीक रहेगा ना? ऐसा कर लेते हैं, चलिए। बढ़िया रहेंगे। अगर ये मान लो
ज्यादा लोग होते हैं तो एक मिनी बस को कर लेंगे, तो जो अपने को सब दूर विजिट करा देगी। एक बस अरेंज कर लेंगे हम लोग। और इसका जो है, हाँ ये बस ठीक ठीक। तो ये अपन थोड़ा मेहरा जी से चर्चा कर लीजिएगा आप। जी। और आपकी और प्रदीप बाबा जी और रमेश चंद मेहरा जी वगैरह, आप लोग थोड़ा सा आपस में चर्चा कर लें कि उसमें क्या हो सकता है। फिर हम जो है संख्या की अपन बात करेंगे, तब संख्या आएगी। अभी संख्या की जब हम संवाद करेंगे ना अपन, हाँ, जब संवाद करेंगे और संख्या आएगी, लेकिन संख्या आ जाएगी तो अपन उस हिसाब से मेहमानों की रुकने की व्यवस्था उस हिसाब से जमा लेंगे। हाँ हाँ भाई, ये 50 से 100 का मानिए आप अधिकतम, क्योंकि कहीं कहीं कोई 100 तक बस का रहेंगे, 100 तक रहेंगे। वो 100 मनाया जाएगा। और ऑनलाइन भी रहेगा, जो नहीं आ पा रहा है वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। और जो क्या होगा कि एक आपस में मिलना जुलना, और ये देने के उपहार यात्रा उसका नाम देंगे अपन, और जहाँ जाएंगे अपन तो ये अलग ही अट्रैक्शन पड़ेगा। खेती किसान, जैसे नर्मदापुरम को अपन को जिला नर्मदापुरम पूरा जैविक बनाना है, जैसे आदरणीय पवन सर ने बोला था कि अपन को नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में चुनना है, तो ये आप लोगों की वजह से चुन रहे हैं नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। आप लोगों के समर्पण भाव से शुरुआत कर रहे हैं नर्मदापुरम से, फिर आगे जिले बढ़ते जाएंगे, लेकिन अपन शुरुआत करेंगे नर्मदापुरम से, तो इस अलग जगेगी। और जैसा रवि आदित्य जी ने बोला है, कुलदीप जी ने बोला है कि इसका अपन प्रचार प्रसार भी अच्छा कर देंगे, तो अधिकारी वगैरह भी आएंगे अपने यहाँ उस दिन है। और ये रहेगा कि महाराष्ट्र की टीम है, झारखंड की टीम है, या राजस्थान की टीम यहाँ विजिट करने आई है, और ऐसा ये कार्यक्रम चला है। इसके सारे अपन मीडिया वालों को बुला लेंगे, कवरेज हो जाएगा, वार्ता हो जाएगी, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना? जी 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 तो सर। ये ठीक है। चलिए आप अपनी बात रखें। जी, बस मुझे जो रखना था मेरी बात मैंने रख दी कि आप लोग आते तो ये हमारा सौभाग्य होगा, और हमारे भाई बंधु जो भी यहाँ पर आएंगे तो माँ के दर्शन होंगे, और पवित्र आसपास की तीर्थ स्थल हैं, कुछ पचमढ़ी यहाँ से रमणीय स्थल है, वहाँ की विजिट हो सकती है, तिलक सिंदूर की विजिट हो सकती है। वहाँ पे भी कुछ अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जिसमें प्रकृति के नज़दीक रह के जो लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे अपने आप हेमंत दुबे जी को भी जानते होंगे, जिनका काफ़ी लंबा चौड़ा प्लांटेशन है। और अभी उनका जो 8 एकड़ वाला जो बगीचा था, जिसमें से 5 एकड़ वाला 5 लाख रुपए में गया था, तो वो भी एक अच्छा सराहनीय कदम है। ये मैंगो का उनका स्पेशल प्लांटेशन है। तो ऐसे कई नए लोगों से मुलाकात भी होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा, और आपस में जो हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो आप हस्तांतरित होगी, और आगे आने वाली पीढ़ी को ये ज्ञान समर्पित होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पिताजी कहते थे कि यात्रा और ज्ञान कभी अकारथ नहीं जाता। उसका एक छोटा सा फार्मूला शेयर करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहीं यात्रा की और आपका 2000 रुपये का खर्च आया, या 1000 रुपये का आपका खर्च आया, जो भी वॉटेवर है, XYZ कुछ भी हो सकता है, और आप वहां से लौट के आए, तो हमारे पिताजी ये कहते थे कि वो कौन सा दिन होगा ये तो मैं आपको तारीख नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना आपने खर्च किया उसके आगे आप 4 जीरो लगा लेना, उतने की वो वैल्यू रखता है। वो ज्ञान आपको इतनी इनकम देके जाएगा कि आपकी जो भी राशि खर्च हुई है उसमें आप 4 जीरो लगा लीजिए, तो आपके जीवन में वो यात्रा उतना पेमेंट करके जाती है। अब कौन सी डेट को वो पेमेंट होगी, कब लाभ मिलेगा, ये डेट सुनिश्चित नहीं है। तो इसलिए यात्रा और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है नर्मदापुरम में, और आगे चर्चा करके अपन जैसा गुरुदेव आपका आदेश होगा वैसा कार्य करेंगे। आपके फिर तो भाव को प्रणाम करता हूँ। आपका जो भाव है ये जो है ये बहुत उत्तम है। एक जो समर्पण है, आप आ जाइए, आप बिल्कुल, आप लोग लगे हैं, शरद जी लगे हैं, प्रदीप वर्मा जी ने भी बोला था, आइए, दिल जो है कि हमारा परिवार यहाँ आए, हम सब मिलें, आपस में चर्चा करें और ये विजिट करें। साथ में ये बात महत्वपूर्ण है कि हम जब जो आप चिन्हित कर लेंगे कि किन किन किसानों का विजिट करना है, विजिट से, और यात्रा का आपने प्रभाव बताया है कि यात्रा में किया गया पैसा, यात्रा और बात ज्ञान बहुत पूरे साधन सुन रहा है। मैं इसमें फाइनल कमेंट चाहूँगा। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, और मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना कमेंट प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सॉरी। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई और बहुत अच्छी
यानी पृष्ठभूमि जिसको बोलेंगे बन गई है। अब हमको कुछ फाइनलाइजेशन करना है। तो फाइनलाइजेशन के संदर्भ में आपने और रघुवंशी जी ने जो बात कही वो तो है, उसमें सिर्फ एक दो तीन महत्व के बिंदु मैं जोड़ना चाहता हूँ। इसमें क्या है, हमारा काम अध्ययन का भी है और एक्सटेंशन का भी है, विस्तार का भी है। तो इसलिए विस्तार के हिसाब से, जैसा मेरी कल महाराष्ट्र में बात हुई साबली जी से, कि हम लोग एक प्रस्ताव गीत कर रहे हैं। कल जैसा मैंने क्लास में बोला था कि पतंजलि की किसान समितियां क्या कर रही है, तो हमने महाराष्ट्र में सोचा है कि हर जिले की किसान समिति, उसमें 4-5 लोग जो भी होते हैं, उसका हम एक कन्वेंशन शेगांव में बुलाने वाले हैं अगले 1-1.5 माह में, और उसका प्लानिंग कल से चल रहा है। तो वैसा ही मैं सोच रहा हूँ कि हम जब विस्तार की बात बोलते हैं, और आप जैसे ही अभी 8-10 जिलों का दौरा करके आए हो, तो विस्तार के हिसाब से जितने भी संभव है, आपने 52-54 जिले जो बोल रहे हो, यहाँ के कॉन्टैक्ट से भले ही इन्विटेशन सबको दो, लेकिन कम से कम जो किसान समितियां है या विस्तार में जो महत्व ले सकती है, ऐसे लोगों को इनवाइट करो, नंबर 1। अब ये प्रोग्राम जो होगा आपका यहाँ पे, तो प्रोग्राम 1 दिन का नहीं 2 दिन का रखो, नहीं तो वरना क्या होता है, हमारा सबका अनुभव है कि जाते जाते पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते हैं, और 3-4 बजे फिर वापसी की तैयारी होती है। यानी कहते तो हम दिन भर का प्रोग्राम, लेकिन 3-4 घंटे ही मिल सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन रघुवंशी जी और पूरी टीम आपकी कर रही है, तो निश्चित रूप से जब तक एक हाल्ट नहीं होता, तब तक खुले दिल से मिलना जुलना भी नहीं होता। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जिस दिन अपना 500वां दिन आता है, तो उसके पहले का 1 दिन लेना है। 499वें दिन को हमको वहां पे पहुंचना है, और पहुंचते पहुंचते 12-1-2 जो भी बचेंगे, और वहां से कम 12 बजे से हमारे सत्र शुरू हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं है, उसका भी अपन विस्तारीकरण कर लेंगे, प्लानिंग कर लेंगे। और फिर यानी पूर्व तैयारी भी हो जाएंगी 499 दिन में, और 500वें दिन में जो भी प्रोग्राम करना है उसका ऑनलाइन ऑफलाइन मिलके प्रस्तुतिकरण भी होगा, और फिर बचा कुचा जो प्रोग्राम है वो भी 500वें दिन हो जाएगा, और 500वें दिन को शाम को फिर लोग निकलना चालू करेंगे। इस तरह से वो 2 दिन का सम्मेलन हो। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, गीत संगीत के अलावा इसका विस्तारीकरण करना, मतलब विस्तारीकरण तो हो जाएगा, लेकिन गीत संगीत की जो एक भूमिका होती है, वो उसमें अहम भूमिका होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 2-3 कला पथक जो भी आपके परिचित के है, उसको 4 से 99 दिन अगर आप, मतलब 4-5 कलाकारों की टोली, ऐसे एक आध भी कला पथक आप बुला के रखते हो, तो निश्चित रूप से वहीं पे उनके माध्यम से अपन किस तरह 2-4-5 गीत संगीत का प्रोग्राम हम निश्चित कर सकते हैं, हम उसको योगदान दे सकते हैं। और उस माध्यम से एक शुरुआत करके, जिसको अपन बोलेंगे कि कला पथक की, वो कला पथक की शुरुआत वहां पे हो जाए। एक बार अगर उसका ऑडियो वीडियो बन जाता है, भले 5 गाने का क्यों नहीं बनता, तो वो उसको आज के डेटा एक्सटेंशन के दिनों में उसको बढ़ाना, एक्सटेंड करना कोई कठिन बात नहीं है। तो एक कला पथक, 1 या 2 कला पथक जो भी आपके अभी से ढूंढना शुरू कर दो, 1 या 2 कला पथक 4-5 लोगों की, ज्यादा बड़े नहीं चाहिए अपने को। और वो अगर आप 4 से 99वें दिन को अगर बुला लेते हो, तो वो भी एक काम होता रहेगा। एक बिंदु इसमें जो जोड़ना है कि इतना बड़ा जो अपन कन्वेंशन कर रहे हैं, एक कन्वेंशन ही रहेगा ये, और ये कन्वेंशन और संगोष्ठी रहेगी। तो इसमें 1-2 वक्ता ऐसे रहे कि जैसा अभी बोला कि भी जो किसानों की मौत हो रही है, डेथ हो रही है, आत्महत्याएं हो रही है, तो रेनफेड कंडीशन में कितने प्रकार, कौन से क्रॉप्स लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए, इसके लिए एक आध एक्सपर्ट अपने पतंजलि से भी मिल सकता है, या फिर एक आध कृषि अधिकारी भी मिल सकता है, या जो कृषि विद्यापीठ का एक्सपर्ट हो, इसका नेम फेम हो और उसका मतलब अध्ययन हो, ऐसा वक्ता यदि एक बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से वो भी एक काम हो जाए कि हाँ, क्योंकि आने वाला ये सोचता है जनरल आदमी, हम तो लोग योगार वाले आ जाएंगे, लेकिन अपन एक्सटेंशन की जब बात सोचते हैं, किसान समिति के लोगों को बुलाना चाहते हैं अपन, और भी पतंजलि के जो भी वेल विशर्स है, वो भी 5-50 लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। हम बुलाते समय 200-300 लोगों को बुलाए। मैं यानी अनुभव से कहता हूँ कि किसी भी स्थिति में अपन 300-400 को भी बुलाएंगे, 100 से ऊपर नंबर जाएगा ही नहीं। निश्चित रूप से ये नंबर 50 से 100 के बीच में ही वेरी करेगा, लेकिन हमको 300-400 अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, उनको हमको बुलाना पड़ेगा। एक दूसरी एक बिंदु कि इसमें
कम से कम हर स्टेट का जो भी आपका किसान समिति का प्रमुख है, हर स्टेट का एक या उनके 2-4-5 लोगों की समिति है, उनको जरूर बुलाओ, क्योंकि मध्य प्रदेश ने ये जो लीड लिया है उसी तरह का लीड जैसा हमारी चर्चा में है कि हिमाचल में होना चाहिए, मध्य महाराष्ट्र में होना चाहिए, तो एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ भाई यहाँ पे 5-10 लोगों ने लीड लिया नर्मदापुरम में और इस तरह का प्रोग्राम किया, क्यों ना भाई हम भी हमारी जगह पे करें। तो ये प्रेरणा मिलाने के लिए जितने भी जो स्टेट के मुखिया है किसान समिति के, वो सब लोगों को अगर बुलाने का आप कष्ट करते हो तो निश्चित रूप से 20 स्टेट है उसमें से 5 तो लोग आ जाएंगे। तो इस तरह से वो उसमें आए, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स अपने जो है वो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स है, इस तरह से अलग अलग लोग इसमें आए और इस तरह का प्रोग्राम हो। डिटेलिंग की चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मुखिया जो मतलब मुख्य अंश जो है वो मुख्य अंश इस तरह के हो कि भाई 2 दिन का प्रोग्राम हो, 4 से 99 दिन करीबन 12 बजे से शुरू हो, ताकि 12 बजे तक जितने भी लोग पहुंचते हैं वहां से काम हो शुरू हो जाता है, कला पथक के साथ में, गोष्ठी के साथ में, संगोष्ठी के साथ में। और इसका ये कहाँ पर ये करना है ये आप तय कर लो, ताकि लोगों को आरक्षण करने में सुविधा हो जाएंगी कि भी मेन कहाँ तक आना है, नर्मदापुरम में आना है या जो भी स्टेशन है उसका आप डिक्लेरेशन कर दो, तो उस तरह से काम होगा। तो यही है, बाकी की प्रोसेसिंग और बाकी का जो पार्ट है वो अपन बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर श्री किशोर ओम। दुबे जी। जैसा जी ओम हाँ, ओम प्रदीप ओम वर्मा सर। बोल रहे हैं नर्मदापुरम इटारसी से। अरे सर तो आप मैं ये इतना बोल रहा बोले था कि कि पूरा आप इतना जी बोले, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले। आप जी इतना बोले कि पूरे विश्व के, पूरे देश के हमारे सभी जनों को खींच लाए हैं नर्मदापुरम, तो आप फिर से बोले स्वागत है आपका। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम नर्मदापुरम वासी बिल्कुल एकदम तैयार हैं। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि इटारसी एक मेन जंक्शन है, तो आपको टिकट तो इटारसी का लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ट्रेनें होशंगाबाद रुकती ही नहीं है या होशंगाबाद जाती भी नहीं है बहुत सी, क्योंकि यहाँ से 4 दिशाओं में ट्रेन चली जाती है। तो आपको जो है रिजर्वेशन इटारसी का लेना पड़ेगा। इटारसी में हम लोगों के 3 फार्म बहुत करीब करीब हैं, तो यदि बहुत रुकने की व्यवस्था हुई तो हम लोग आपस में 25-25, 50-50 लोगों को रात में विश्राम अपने यहाँ दे देंगे और उसके बाद अपन कार्यक्रम करेंगे सुबह एक जगह कहीं भी, और वो व्यवस्था हम लोग कर लेंगे कि अपने यहाँ कौन 25 लोग रुकेंगे, उनको हम कैसे ले जाएंगे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि बहुत होशंगाबाद सुंदर। नर्मदापुरम में ही कार्यक्रम हुए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रदीप वर्मा जी। आपने जो अपना भाव, और तीनों शरद वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी और आपका तीनों का भाव जो है ये हम सबको खींच रहा है। नर्मदापुरम की माँ नर्मदा जी सदा कृपा करें आप सब पर, ये बहुत जरूरी है। इटारसी विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है और देश भर से सभी जगह से ट्रेनें इटारसी आती हैं। इटारसी एक बहुत बड़ा जंक्शन है। इटारसी से अब हम सब व्यवस्था बनाएंगे, सभी इटारसी का रिजर्वेशन करा लें और एक समय निर्धारित करेंगे अपन कि इतने समय तक का पहुंचने का ट्रेन का रिजर्वेशन करा लें। और जो हमारे आदरणीय किशोर दुबे जी ने बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि 2 दिन का, ये मन में था हमारे कि 1 दिन में पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें फार्मों की विजिट भी करना है, हमें कार्यक्रम भी करना है और हमें सुबह जो है योग भी करना है। तो ये दोनों कार्यक्रम मैं चाहूंगा कि अपना जैसे 499 दिन से शुरू हो, 499 दिन में अपना विजिट हो, और जो 500वां दिन होगा उस दिन अपना पूरा एक जगह एक कार्यक्रम पूरा हो। जैसा आपने कहा है कि संगीत कला और उद्बोधन और सबका मिलना, और इनमें हम जैसे चाहे वो कृषि मंत्री को बुलाएं या विभिन्न महान उनको बुलाएंगे अतिथियों को, तो उनका उद्बोधन, यानी दिन का ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। फिर तो ऑफलाइन और ऑनलाइन भी चलेगा और लाइव भी चलेगा। तो इसमें हम चाहेंगे कि 499 दिन के पहले जो 448वें दिन की रात में आना हो जाए, और 499 दिन की सुबह भी आ सकते हैं कोई, तो सुबह से अपना कार्यक्रम शुरू हो जाए। तो 499 दिन और 500वां दिन, दोनों दिन अपना कार्यक्रम रहेगा। 500वें दिन के शाम को रात्रि में फिर प्रस्थान हो सकता है। ये अपन बैठ के हम लोग तीनों भी चर्चा करते हैं, चारों नर्मदापुरम की टीम के साथ। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पतंजलि किसान सेवा समिति के
व्यक्तियों को इसमें सबको सहभागी होना चाहिए, बिल्कुल यथार्थ सत्य है, क्योंकि किसानों का ये कार्यक्रम है और किसान समिति का इसमें सहभागी बनना, सक्रिय होना अति आवश्यक है। और मैं मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते ये वचन देता हूं कि सभी जिला प्रभारी आएंगे और वो सहयोग करेंगे, सेवा में रहेंगे, सबकी जो आगंतुक है उनकी सेवा में रहेंगे और वो सहभागी बनेंगे। और इसका परिणाम होगा कि फिर आगे पूरे देश में ये किसानों की जो समितियां हैं वो सक्रिय हो जाएंगी और ये कार्यक्रम का बहुत बड़ा फैलाव हो जाएगा। ऑफलाइन होने से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा। दैनिक उघाड़ कार्यक्रम जैसा आप सबका ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो सार्थक हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ये हमारा विचार है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल जो रह गए हैं अब कल फिर उन्हें सुनेंगे। अगर किसी का कोई विशेष कमेंट हो तो सादर आमंत्रित है। अभी रामकृष्ण रघुवंशी जी, शरद वर्मा जी, प्रदीप वर्मा जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, हम लोग सब लोग अभी चर्चा करते हैं इस को पूरा होने के बाद। किसी का कोई कमेंट अगर हो तो सादर आमंत्रित है। और मैं जी आदरणीय गजानन बजाज जी सादर आमंत्रित, बताइए। ओम 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 सभी को ओम। सर हम हमारे गांव से शेगांव के लिए योग आहार यात्रा आज निकल रहे हैं 11 बजे। अरे वाह, क्या बात है, बधाई हो भैया। बधाई हो बहुत सुंदर भैया, सब लोग 11 बजे निकल रहे। सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम गजानन जी का हौसला अफजाई करें, सब लोग धन्यवाद और बधाई दें, क्योंकि बड़े लंबा समय हो गया है देने के यात्रा का। सभी क्रम से सब लोग जरूर गजानन जी को बधाई दें, पूरी टीम को बधाई दें। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और इसका कवरेज जरूर जी। दूसरा ये बात कहना चाहते हैं सर, हम तो जो किसान जुड़े हैं, हम सब किसान पतंजलि का ही यूज करें, मगर जो गांव में के लोग हैं वो लोग सर वो जो नव भारत बोलते हैं, नव भारत का जम्स बॉन्ड का नाम की दवा है, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। वैसा ही अपना जो अभिमन्यु नाम की दवा थी तो वो शासन ने बंद कर दी और वो स्वामी जी ने भी बंद कर दी, वो दवा चालू करने के लिए कहना है सर। आप बता देना, आप लिख के दे देना और हम हरिद्वार भिजवा देंगे। वो अभिमन्यु एक नंबर दवा थी सो, और वो मैंने 2014-15 में यूज की, मगर उसके बाद मुझे कहा ही नहीं मिली सर वो दवा। तो आप जो है उसको लिख के मुझे भेज देना और तुरंत जो है हम भेज देंगे और स्वामी जी के हाथ में पहुंच जाएगी ये, ठीक है। यही महत्वपूर्ण सुझाव आते रहे और ये यथा उचित जगह पहुंचते रहे तो निश्चित है परिवर्तन होता है, उसमें विचार किया जाता है, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद गजानन जी, उस टीम को धन्यवाद। और उसका लाइव चलाना आप यात्रा का। उनका वीडियो लेता ना मैं सर, कार्यक्रम चालू होने के बाद वीडियो लेंगे। आप ऐसा करना कि 2 व्यक्तियों को आप बिल्कुल उस पे लगा दीजिए कि जैसे आप यात्रा निकालेंगे तो आगे आगे वो एक वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। और कुछ युवा लाइव फेसबुक लाइव चलाएं। और जब जैसे आपकी यात्रा आती है तो आगे कोई ऊंचा स्थान मिलता है, कोई बिल्डिंग है या कुछ है, वहां से पूरी लंबी एक छायाचित्र ले ले पूरी, ताकि यात्रा का पूरा लंबा एक चित्र आ जाए। कोई ऊपर से इस प्रकार की फोटोग्राफी जरूर कराएं उसको, क्योंकि अभी हमें प्रचार प्रसार करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है सर। तो इससे ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की योगाहार कार्यक्रम को अब हम समापन की ओर चलते हैं, लंबा समय हो गया है, 8:15 बज गए हैं। तो आज की कार्यक्रम की का आभार आदरणीय ओंकार नाथ जी ये जुड़े हुए हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। रंजना बहन जी का सुझाव नहीं लिया है। रंजना बहन जी सादर आमंत्रित हैं आप। एक हमारी पुरुषार्थी बहन वीरांगना आदरणीय रंजना किंकर, जो लगातार इस दैनिक उघाड़ कार्यक्रम की मुख्य कड़ी हैं, वो जुड़ी हुई हैं। मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आए और अपना बात रख करके सबका आभार ज्ञापित करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय रंजना जी आप अनम्यूट तो हैं परंतु आवाज नहीं आ रही है मुझे। सदन में किसी को आ रही है? हाँ हमें आ रही है। आप लोगों को आ रही है?
हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मेरी नहीं, रंजना जी की। क्लियर आवाज है। रंजना जी की जी हाँ। ठीक ठीक। रंजना जी शायद नेटवर्क में नहीं है। चलिए, हाँ, ऐसा लग रहा आदरणीय, है। हाँ, आदरणीय कृष्ण कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी हाँ। आज जो कक्षा और ये मुख्य अतिथि जितने भी थे बहुत ही अच्छा रहा। और मैं अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। किधर चल